हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम एकदम पास में है। तो जमकर पढ़िए, अपनी तैयारी को करिए। सॉरी, अभी 2 दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है। एक्चुअली तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो सर्दी जुकाम की वजह से। बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, 1 बाय 1 करके हम लोग करेंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेसिकली ईवीएस ही देख रहे हैं हम लोग आज भी। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे जो 23 तारीख को हमारा पेपर हुआ था, 23 दिसंबर को। अभी देखिए, हम लोग 21 का देख रहे हैं 1 बाय 1 करके, जो 17 तारीख से हमारे पेपर हुए हैं। तो उसके बाद फिर से जितने दिन हुए हैं उसके बाद हम लोग मैथ्स का भी पेडागोजी देखेंगे, क्योंकि वो अभी ज़्यादा पीछे है। तो पहले ईवीएस का कर लेते हैं, उसके बाद उसका भी देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि जो हमारा ईवीएस है, ये जो पढ़ाने का मतलब जो टीचर हैं जो ईवीएस पढ़ाते हैं, उसका कौन सा उद्देश्य है जो सतत विकास मतलब बच्चे के कंटिन्यूअस मतलब जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसके विकास में कौन सबसे ज़्यादा मतलब महत्व दे रहा है, क्या ऐसा है जो सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो पहला देखिए दिया गया है क्या, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना, मतलब उसके मतलब उस पर बात करना, जो इतने सारे बताए गए हैं कि समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकार, इन सब के बारे में क्या बच्चों के सामने मतलब बातें, उसकी अच्छाई उसकी बुराई, जो भी गुण दोष हैं उसको उस पर बात करना। या तकनीकी गुणात्मक मतलब जो टेक्निकल चीज़ें दी गई हैं उसके गुणात्मक कौशलों का विकास करना। या देखिए, बच्चों को अन्वेषण क्रियाकलापों में लगाना, या डिजाइन तथा संरचना कौशलों पर बल देना। तो देखिए, पहला दिया गया है कि जो पूछ रहा है उसमें शिक्षा के सतत विकास में महत्व देता है, जो कंटिन्यूअस हम जो मतलब 1 बाय 1 करते बच्चा सीखता जाता है, तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा किसका महत्व है। तो देखिए, डिजाइन तथा संरचनात्मक कौशलों को पर बल देना, देखिए इसी पे देंगे। तो बाकी बहुत सारे कौशल हैं, तो हमें सारे कौशलों पर विशेष ध्यान देना है। तो यही बस नहीं होगा, इसलिए हमारा ये बेहतर ऑप्शन तो नहीं होगा। तो देखिए, दूसरा दिया, बच्चों को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। हाँ, ये हो सकता है, बट अभी देखिए हमसे सतत विकास पूछ रहा है, मतलब उसमें सब चीज़ें मतलब बच्चों का इन्वॉल्व हो, मतलब सिर्फ वो न कि प्रैक्टिकल चीज़ें ही करे, उसके मतलब ज्ञान भी उसका बढ़े और उसका मतलब जो मेंटल पावर है वो भी बढ़े। तो इन सब चीज़ों से हमें सिर्फ अन्वेषण से नहीं हो पाएगा। तो ये भी देखिए मतलब ठीक है, लेकिन उतना बेहतर नहीं है। फिर देखिए, तकनीकी गुणात्मक कौशलों का विकास करना, मतलब फिर सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही बच्चा सीखे और उसके भावनाएं और जो भी इमोशन वगैरह है उस पर उसको न सीखे। तो ये भी देखिए हमारा बेहतर नहीं लग रहा है। तो पहला दिया गया है देखिए, समानता, मतलब बच्चों को ये बताया मतलब एक दूसरे में भाईचारा हो, कैसे समानता हो, फिर कैसे हमें न्याय करना चाहिए, जो गलत है, मैं गलत के मतलब गलत है तो उसके हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मतलब हमें कैसे शांति बना के रखनी चाहिए, किसी मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे। और ये देखिए, जो हमारे अधिकार हैं और जो हमारे जो मतलब हमें जो हमारे मर्यादा है उसको हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसका हमें मतलब उसका पालन करना चाहिए। तो कैसे मतलब उसका सम्मान के लिए यही सब मतलब उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, उनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे को बताना। तो देखिए, सबसे बेहतर ऑप्शन हमें फर्स्ट हमारा दिख रहा है। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे इसमें सब चीज़ों के बारे में जानेगा, समानता के बारे में, न्याय के बारे में, शांति के बारे में, अपने अधिकार के बारे में, अपने मर्यादा के बारे में, कि हमें कैसे किसके साथ बात करनी चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो यही हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। ये सभी ठीक है, लेकिन उतना बेहतर नहीं है जितना कि पहला है। तो पहला हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, सेकंड पे। तो देखिए, सेकंड दिया गया है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम, जो मतलब जो ईवीएस में थीम दी गई है, जो अच्छी थीम है जो हम लोग पढ़ते हैं, वही वाटर शेल्टर, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड, तो और ट्रेवल, जो भी 6 दिए गए हैं उनमें से पूछ रहा है कि अंतः संबंधित है, एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, जो थीम दिए गए हैं, क्यों क्यों मतलब उसको जोड़ के दिया है। सबको अलग अलग भी तो दे सकता है, तो क्यों आपस में सबको एक दूसरे को कोरिलेट करके क्यों दिया है। क्या ईवीएस का एक स्वरूप, या दूसरा ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप, या ईवीएस का एकल विषय स्वरूप, या ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप। तो देखिए, विषय आधारित स्वरूप मतलब अगर विषय आधारित स्वरूप होता तो जैसे पहले होता था वैसे ही होता, लेकिन उसने मतलब देखिए पहली और दूसरी कक्षा में हिंदी और गणित के माध्यम से मतलब उसको इंक्लूड
इंक्लूड करके दिया है। फिर तीसरी चौथी पाँचवीं कक्षा में जो विषय दिए ईवीएस का दिया है, और उसको भी थीम के रूप में दिया है कि बच्चों को मतलब ऐसा ज़्यादा बोरियत ना फील हो, एक दूसरे से जोड़कर अपने वातावरण, अपने आसपास, अपने पड़ोस और अपने विद्यालय से जोड़कर वो उसको सीख सके। तो एकल विषय मतलब एक विषय के रूप में बस दिया है, तो देखिए ये भी हमारा नहीं राइट होगा। फिर देखिए तीसरा दिया कि अनुशासन, अनुशासन के लिए तो देखिए होगा ही नहीं, मतलब जो जोड़ के दिया है क्या वो अनुशासन के लिए कि सभी एक दूसरे में इंटर रिलेशनशिप हो सबका, तो ये भी देखिए हमारा नहीं अच्छा होगा। तो सबसे बढ़िया अच्छा हमारा जो दिख रहा है वो पहला वाला होगा कि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप, मतलब जो मतलब सबको एक दूसरे को जोड़ो और सब मतलब बच्चा पूरे मतलब अपने माहौल को एक दूसरे में जुड़ा हुआ समझे, मतलब एकीकृत समझे। ऐसा ना कि उसको सब अलग अलग सेपरेट सेपरेट दिखे, सबको मतलब इंटीग्रेट करके बच्चा मतलब प्रॉपर तरीके से सीखे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गया है कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि मतलब जो हमारा ईवीएस हमारा जो बच्चे सीखते हैं वो बाल केंद्रित है, मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। तो मतलब क्यों 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 ऐसा है, कैसे मतलब बच्चे अगर चाइल्ड सेंटर है तो किस पे महत्व देना चाहिए, किससे बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे, क्या अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना या ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण, या तीसरा देखिए दिया गया है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में इच्छित बदलाव, या चौथा दिया गया है विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। तो देखिए वो बाल केंद्रित पूछ रहा है, मतलब बच्चा सेंटर में है, जो मतलब बच्चा करना चाह रहा है वो कैसे, उसके पूरे जो भावनाएं हैं जो उसको मतलब उसको सारी फ्रीडम दी जाए कोई भी कार्य करने के लिए कि बच्चा अच्छे से बेहतर तरीके से कर पाए। तो ये देखिए सामाजिक और भावनात्मक कौशल, तो संज्ञानात्मक कौशल कहा गया, उसमें मतलब उसके सारे कौशलों का विकास होना चाहिए, तो ये तो हमारा बेहतर नहीं होगा। तो और देखिए तीसरा दिया गया कि इच्छित बदलाव विद्यार्थियों के व्यवहार, मतलब बाल केंद्रित है इसलिए क्योंकि मतलब बच्चों के व्यवहार में इच्छित बदलाव जो उसके बदलाव होते हैं इसलिए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं कि बच्चों के मतलब इच्छित बदलाव के लिए मतलब बाल केंद्रित है, मतलब उसके जो उसका दिमाग है जिससे मतलब बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाए, इसलिए मतलब ऐसा कि टीचर मतलब जो जहाँ थोड़ा बच्चा अटक रहा है उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा हिंट देगा कि ये बच्चा काम करके, लेकिन बच्चा अगर कोई भी काम खुद से करेगा तो ज़्यादा बेहतर सीखेगा, इसलिए बाल केंद्रित है। फिर ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण, मतलब जो भी उसमें कंसेप्ट दिए हैं, प्रत्यय दिए गए हैं, उनके और विषय जो मतलब सब्जेक्ट हमें मिला है ईवीएस में, बस वही वही चैप्टर पढ़ लो हो गया, बस उससे ही मतलब कोई प्रैक्टिकल ना करो, ना कि कोई मतलब कुछ भी एक्टिविटी करके सीखो, तो देखिए ये भी बेहतर नहीं होगा। फिर पहला दिया गया है कि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना, मतलब बच्चा जो भी है वो अनुभव जो भी मतलब उसने अब सीखा है, जो भी उसके पास मतलब भावनाएं हैं, अनुभव से जो भी कार्य करेगा और सीखेगा और थोड़ा मतलब टीचर उसको हिंट देगा तो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो देखिए यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित, जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 4 पे। देखिए 4 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठचर्या का उप थीम है। देखिए इसमें से जो थीम्स को लेकर के थीम उप थीम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जैसा कि हम लोग प्रीवियस में देखते ही आ रहे हैं जो 1 बाय 1 कर रहे हैं, तो पिछले में देखिए कितने सारे 2-3 बार 2-3 सेट में तो हम लोगों को मिला ही था ये थीम और उप थीम का कि कौन सा थीम है और कौन मतलब इसमें से मेन थीम नहीं है, कौन उप थीम है। तो इसमें से देखिए आज भी यही क्वेश्चन हमें मिला है कि क्या कौन सा जो है कि उप थीम है। इसमें से 3 है जो थीम है, हमारे मेन थीम है, जिसमें से 6 आपके हैं। तो आपको अगर याद होंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा दूसरा मिलेगा वही हमारा उप थीम होगा। तो जैसे देखिए फैमिली एंड फ्रेंड, फिर फूड, फिर वाटर, फिर शेल्टर, फिर ट्रेवल एंड फिर जो हम लोग कोई भी काम करते हैं, हाँ, मतलब काम को कैसे करते हैं, तो ये हमारे 6 हैं। तो उसके अलावा जो भी चीज़ हमारा बचता है वही हमारा उप थीम होगा। तो देखिए खाद्य फूड पदार्थ ये तो हमारा थीम ही हो गया। फिर जल वाटर, वाटर भी हमारा थीम है। फिर आश्रय मतलब जो भी हमारा घर आश्रय वगैरह है ये भी हमारा थीम। तो बचा हमारा कौन सा चौथा वाला, ये कि ये जो हमारा संबंध ये फैमिली एंड फ्रेंड में आएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सा उप थीम है, तो उप थीम के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये तीनों हमारे थीम हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन नंबर दिया है गया है कि एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23, मतलब एनसीईआरटी में एक ईवीएस के अध्याय में मतलब 23 चैप्टर है जो दिया गया है, उसमें पोचमपल्ली के बारे में पर आधारित है। एक पोचमपल्ली का मतलब स्टोरी है पोचमपल्ली के बारे में। तो मतलब एक गांव है पोचमपल्ली जिसमें मतलब साड़ियों को लेकर काम होता है, तेलंगाना में है ये।
तो वही पूछ रहा है कि मतलब किस पे आधारित है ये जो पोचमपल्ली की कहानी दी गई है जो साड़ी के बारे में, तो किस पर आधारित है, या उस पे मतलब क्या बना, तो क्या वास्तविक स्थान या वास्तविक घटनाएं या वास्तविक लोग व उनके अनुभव या वास्तविक चित्र। तो देखिए जो पोचमपल्ली की जो कहानी है, जो साड़ियों को लेकर ही साड़ियाँ में बहुत सारे उसमें डिजाइन बने रहते हैं, तो जहाँ जो उसकी वास्तविक स्थान है जो पोचमपल्ली का, वो एक गाँव है इसके लिए पोचमपल्ली साड़ी के लिए ही प्रसिद्ध है। तो उसमें वो स्थान उसका ही वर्णन होता है उस साड़ी में। तो इसके लिए हमें ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये पहला ही होगा, वास्तविक स्थान। फिर वास्तविक घटनाएं, वास्तविक लोग, लेकिन उसको बेसिकली वो स्थान के बारे में ही बताया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 6 पे। बाकी ये चित्र वगैरह उसमें वो सब दिए हैं, लेकिन जो बेसिकली वो पूछ रहा है तो जो मतलब वहाँ का प्लेस है उसके बारे में उस साड़ी में बताई गई है अभी। तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 6 पे। देखिए 6 दिया गया है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव, मतलब जो सुझाव दिया गया है कि जिसमें दिया गया है कि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, कि जो जो हमारे भोजन होते हैं वो कौन हमारा उत्पादन, मतलब हमें कहाँ से भोजन मिलते हैं, कौन हमें किसान करता है या कौन करता है, या थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है, मतलब सबसे मतलब बेहतर कौन है जो हमारे भोजन है, मतलब इसको समझने के लिए सबसे बेहतर क्या होगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे क्या किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, या किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, या तीसरा दिया गया है सी की अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, या चौथा कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो इसमें से पूछ रहा है कि सबसे बेहतर कौन होगा, कौन कौन से जो दिया गया है हमारे भोजन, इसमें मतलब ये सब में से कौन मतलब क्या क्या है जिससे मतलब बच्चा बेहतर तरीके से भोजन के बारे में पता कर पाएगा और जान पाएगा कि भोजन हमारे जो ये खाद्य पदार्थ है जो भोजन है ये कहाँ से आता है, तो इसके बारे में वो कैसे जानेगा। तो पहला देखिए दिया गया है कि किसानों के वृत्तांतों को साझा कर, मतलब किसान कोई भी किसान हो उसके पास जाना और मतलब उसके साथ बैठना, उससे बातचीत करना, तो उसको समझना, तो ये भी देखिए हमारा होगा। फिर देखिए दूसरा दिया गया है कि किसी खेत में जाना, मतलब किसी भी फील्ड में जाओ और वहाँ जो भी मतलब हमारे मतलब जितने भी अनाज बोए गए हैं उसको देखना, जानना और अवलोकन करना, उसको समझना। तो ये भी देखिए हाँ, इससे भी बच्चा सीख सकता है, क्योंकि इससे जाएगा तो मतलब अवलोकन करेगा, देखेगा, तो वो बेहतर तरीके से समझेगा। और किसान के पास भी अगर बैठेगा तो उसको मतलब उसके विचारों को जानेगा, तो उससे भी मतलब सीख सकता है। फिर अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, हाँ अगर कैसे अंकुरण होता, मतलब सॉरी अंकुरण बोल रही है, अंकुरण होता है, मतलब जैसे बीज में से कैसे अंकुरण निकलता है। अगर बच्चा मतलब कोई भी मतलब है चना है, मटर है, उसको भिगो करके 2 दिन 3 दिन या कपड़े में रख करके, या खेत में भी मतलब अगर बोया गया है तो उसको कैसे कैसे उसमें मतलब बीज आते हैं, कैसे मतलब बड़े होते हैं, तो उसको भी देखेगा या प्रयोग करेगा, तो इससे भी मतलब बेहतर सीख सकता है। तो ये सब हमारा तीनों तो सही लग रहा है, पहला वाला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। और चौथा देखते हैं, चौथा दिया गया है कि कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो देखिए मतलब कुछ दिनों के लिए रख देना, इससे मतलब बच्चा कुछ ऐसा सीख नहीं पाए, उससे तो वो मतलब खराब ही होगा ना जो भी खाद्य पदार्थ रखा जाएगा। तो ये उतना बेहतर नहीं है हमारा ऑप्शन, तो ये तो देखिए नहीं सही होगा। पहला दूसरा तीसरा तो हमारा सही है, तो देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा पहला दूसरा तीसरा दिया गया है, जिसमें होगा वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए सॉरी नेक्स्ट पे नहीं, मतलब ऑप्शन देखते हैं किस में है, A B C। तो देखिए ये ABC हमारा जो है वो पहले में ही दिख रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पहला ABC। नेक्स्ट पे चलते हैं 7 पे। इसमें वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन तो छोटे ही थे, थोड़े मतलब और 2-4 बड़े हैं, क्योंकि जो भी जैसे शिफ्ट हुए हैं, किसी में कोई सब्जेक्ट मतलब ज़्यादा लेंदी दे दिया है किसी में, तो इसमें तो अभी तक छोटे छोटे ही क्वेश्चन थे, यही थोड़ा लेंदी दिखा। देखते हैं नेक्स्ट कैसा रहता है। फिर देखिए दिया गया है कि EBS 7 क्वेश्चन नंबर दिया है कि EBS को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण तरीके से सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। मतलब एक टीचर है EBS सिखाने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ है उसको दिखाने के लिए, मतलब प्रमाण देने के लिए कि हाँ देखो ये ऐसे होता है, या मतलब बच्चा लॉजिक पूर्ण तरीके से सीख पाए। तो मतलब एक क्षेत्र भ्रमण का मतलब वो तरीका अपना रहा है कि जिससे मतलब बच्चे को बेहतर तरीके से मतलब बच्चे सीख पाए उसको मतलब सिखाने के लिए। तो क्या करना चाहिए जैसे टीचर मतलब क्या क्या कार्य करेगा जो कि मतलब बेहतर तरीके से बच्चा सीख पाएगा। क्या संरचनात्मक कार्यपत्रक या असंरचनात्मक कार्यपत्रक या भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश या छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना।
तो देखिए ये मतलब जो दिया गया है कि पहला देखिए संरचनात्मक कार्य, हाँ मतलब जो भी हम कंस्ट्रक्टिव कार्य कर सकते हैं, मतलब जिसमें बच्चे का थोड़ा दिमाग लगे, इस मतलब या कोई कार्यपत्रक कोई भी मतलब उसको एक्टिविटी करवा के ये भी कर सकते हैं। फिर देखिए असंरचनात्मक कार्य नहीं, ये से जब उसमें मतलब जस्ट उसका अपोजिट है तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। फिर भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, हाँ भ्रमण के लिए कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे टीचर कि हाँ आपको ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ यहाँ करना है, क्योंकि बच्चे उनको अदरवाइज मतलब वो प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ नहीं, तो उनको ये भी कर सकते हैं क्योंकि उनको निर्देश दे करके बच्चे मतलब इससे भी सीख सकते हैं बेहतर तरीके से। ये बनाओ फिर छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करके, हाँ छात्रों का एक समूह बना लेंगे, फिर हाँ आप लोग ऐसे चलेंगे क्षेत्र भ्रमण पे, या आप मतलब ये डील करोगे ऐसे ऐसे, तो मतलब उनमें लीडरशिप भी आएगी और बच्चे मतलब बेहतर तरीके से सीखेंगे भी। तो देखिए हमारा पहला सही इसमें, दूसरा वाला बस गलत लग रहा है, बाकी तो हमारे सही लग रहा है, तो हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं जिसमें भी नहीं हो वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखते हैं किसमें नहीं है, ये सब ये तो सही है हमारे। पहले जिसमें रहेगा ए सी और डी, तो किसमें है ए सी और डी, ये तो देखिए हमें पहले में ही दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर हमारे पहले वाले ही सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को कोई डाउट भी लगे तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसा चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, 8 नंबर पे चलते हैं। देखिए दिया गया है एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईबीएस, मतलब एक एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी मतलब कक्षा 5 का ईबीएस के कक्षा 5 जो मतलब कक्षा 5 की जो ईबीएस की बुक है उसमें मतलब मेंडल की कहानी दी गई है, जो जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया था मेंडल ने, मतलब कितने आनुवंशिकता को प्रस्तुत करने के लिए। तो वही पूछ रहे कि जो मेंडल की कहानी दी गई है वो क्या उसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य दिए है मतलब उस कहानी के देने का, मतलब आनुवंशिकता के बारे में मेंडल ने बताया है। तो उन्होंने जो मटर में प्रयोग किया था उस पे उसकी ही कहानी दी गई है। तो मतलब उस कहानी देने का क्या उद्देश्य है, मतलब कक्षा 5 में ईबीएस में क्या आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, कि जो इन्होंने जो मेंडल ने जितने आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए हैं उनको प्रस्तुत करना और बच्चों को बता देना, ये उद्देश्य है उसका। क्या हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, क्या ये उद्देश्य है। या तीसरा देखिए वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, क्या ये उद्देश्य है। या वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषताओं को केंद्रित करना। तो देखिए जो हमारे क्वेश्चन मतलब ये आनुवंशिकता के सिद्धांत प्रस्तुत करना, कि उसमें जो उन्होंने 3 सिद्धांत बताए 4 सिद्धांत बताए उसको मतलब बच्चों को बता देना, प्रस्तुत कर देना, क्या ये उद्देश्य है। तो देखिए ये उद्देश्य नहीं है उसका, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए दूसरा दिया गया है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान, मतलब कैसे हमारी पहचान हुई, कैसे हमारे जो भी हमें गुण मिले हैं आनुवंशिकता के, हमारे दादा से, फिर हमारे नाना नानी से, हमारे माता पिता से जो भी हमें गुण मिले हैं, तो मतलब उसको उसके बारे में बताना, उसको समझना और इस पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ तो ये हो सकता है, इससे मतलब बच्चे मतलब इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे, हाँ आनुवंशिकता क्या होती है, कैसे मतलब हमें क्या मिला, हमारे आँखों का रंग, हमारे बालों का रंग, जो हमें मतलब हमारे जो हमारा कद होता है, ये सब चीज़ें हमें हमारे आनुवंशिकता से मिली है, हमारा रंग मतलब काला गोरा जो भी होता है, तो ये सब बच्चे मतलब उसे समझेंगे। फिर वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया कि मतलब वैज्ञानिक कैसे खोज कर करके पता लगाते हैं और बच्चे तो मतलब उससे बच्चे कैसे समझेंगे, हाँ ये इससे भी मतलब बच्चे समझ सकते हैं। फिर देखिए वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम, मतलब वैज्ञानिक जो है मतलब कैसे कैसे खोज करके ये सब चीज़ों का पता लगाते हैं, तो उस जिसके बाद हमें इन सब के बारे में पता चलता है। तो हाँ इससे भी ये भी हो सकता है, मतलब बच्चे इन सब के बारे में जानेंगे तो समझेंगे। तो देखिए ये वाला बस हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो देखते हैं जिसमें बी सी और डी दिया गया है वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए किस में दिया गया है बी सी और डी, तो बेसिकली हमें दूसरे में ही दिख रहा है जो बी सी और डी, बी सी और डी, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड 2 वाला। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दिया गया है रचनात्मक आकलन के बारे में पूछ रहा है, मतलब फार्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछ रहा है कि का चुनाव कीजिए। मतलब जो फार्मेटिव असेसमेंट है उसमें मतलब बच्चे का कैसे बेहतर तरीके से फॉर्मेटिव मतलब एक समेटिव असेसमेंट होता है, एक फॉर्मेटिव। समेटिव मतलब जो मतलब पूरे ईयर में लास्ट में होता है वही होता है, और फॉर्मेटिव जो मतलब पूरे ईयर में जो बच्चा मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कैसे कैसे उसका प्रोग्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, तो यही हमारा होगा। तो देखिए किससे मतलब है, क्या सहपाठी आकलन के द्वारा, या क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल के मतलब द्वारा, या पोर्टफोलियो के द्वारा, या प्रदत्त कार्य मतलब असाइनमेंट के द्वारा। तो देखिए जो दिया गया है मतलब असाइनमेंट, कोई भी असाइनमेंट दे दिया आप बच्चे को, उसको फिलअप करके कंप्लीट करके या वो प्रोजेक्ट कार्य करके हमें ला के दे देगा, क्या उससे हम मतलब उसका
फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, या पोर्टफोलियो मतलब जो बच्चे के प्रगति का आकलन होता है उसमें रखा जाता है क्या, उससे कर लेंगे। तो देखिए उतने बेहतर तरीके से इसमें नहीं होगा, लेकिन उतना मतलब बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं देखिए होगा। फिर दूसरा दिया गया है कि मतलब क्रम निर्धारण में आपने मतलब रेटिंग स्किल किसने कितना बेहतर किया, कितना प्रोग्रेस मतलब हुआ, इससे भी मतलब नहीं। सब पार्टी आकलन मतलब एक दूसरे से बच्चे मतलब क्वेश्चन करेंगे, एक दूसरे के बारे में जाने, वो उसका आकलन करे, वो उसका आकलन। अच्छा चलो आप आज तुम मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं तुम्हारे ईवीएस का आंसर पूछूंगा। तो इस तरह से मतलब बच्चे एक दूसरे का मतलब आकलन करते सकते हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे सीखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज लगता है सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का आंसर पहला नंबर ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अभी हम। तो देखिए 10 पे देखते हैं। 10 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है। मतलब बोल रहा है कौन सा मतलब जो टूल्स है जिसे मतलब ऑब्जर्वेशन करके बच्चा मतलब सीखता है, कैसे मतलब बेहतर तरीके से अवलोकन करके सीखेगा। कागज पेंसिल टेस्ट के द्वारा, प्रदत्त कार्य के द्वारा, या कार्यपत्रक वर्कशीट कोई भी उसको दे करके लिखवा करके उसको पूरा करवा के बच्चा इससे बेहतर सीखेगा, या पोर्टफोलियो के द्वारा। तो किससे मतलब बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा, वही मतलब उसका अवलोकन करके जो रखा जाता है उसके बारे में डिटेल्स उसके तो देखिए पेपर पेंसिल के द्वारा इसे तो बेहतर होगा नहीं, तो उसके मतलब एक ही पक्ष का उसमें अवलोकन हो पाएगा, तो ये भी नहीं। फिर प्रदत्त कार्य कोई भी मतलब प्रदत्त कार्य करवा करके प्रोजेक्ट करवा करके इससे बेहतर तरीके से, तो ये इसमें भी देखिए उसके सारे पक्षों का आकलन नहीं हो पाएगा, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर तीसरा दिया गया है कि वर्कशीट कोई भी वर्कशीट पूरा करके इससे भी मतलब उतना बेहतर नहीं होगा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा पोर्टफोलियो। हाँ पोर्टफोलियो इसमें क्या होता है मतलब बच्चे के पूरे जीवन का मतलब पूरे मतलब वर्ष भर का लेखा जोखा रहता है उसके, कि बच्चे ने कैसे प्रोग्रेस किया, कैसे क्या किया, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 दिया गया है कि विद्यार्थी किस प्रकार से ईवीएस में सीख रहे हैं। मतलब वही पूछ रहा है कि जो ईवीएस है मतलब उसमें कैसे सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जाता है। मतलब किससे बच्चा मतलब बेहतर तरीके से सीख पाएगा उसके बारे में पूछ रहा है कि किससे बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए सबसे बेहतर क्या, किसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे बेहतर कौन होगा बच्चे का ईवीएस। मतलब कैसे आप पता लगाओ कि बच्चे अच्छे से ईवीएस सीख रहे हैं, क्या विचार विमर्श कर रहे हैं तब, या याद कर रहे हैं तब, या प्रत्यायन कोई चीज़ मतलब एक बार दो बार देख के कर रहे हैं तब, या बता देना या स्पष्ट कर देना कि मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको बता दिए उसका आंसर ये होगा तब बेहतर सीख रहे हैं। तो देखिए सबसे बेहतर हमारा होगा जब बच्चा मतलब विचार विमर्श कर रहा है एक दूसरे से, मतलब उसके बारे में बता रहा है, हाँ देखो मैंने ये पर्वत देखा था तो ये पर्वत ऐसा था, किसी ने देखा हाँ मैंने ताजमहल देखा था तो ताजमहल ऐसा, मतलब कोई भी मतलब अपने जो विचार है एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं तो मतलब बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, ये सब राइट नहीं होंगे, मतलब उतना बेहतर तरीके से बच्चा इसमें नहीं सीख पाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 12 पे। देखिए 12 दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। मतलब पूछ रहा है कि क्या करना टीचर के लिए सबसे आसान काम है। मतलब क्या बच्चों को विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना, या विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो देखिए मतलब विद्यार्थियों को किसी कार्य में व्यस्त रखना मतलब कोई भी कार्य देना बच्चों को फिर उसमें कार्य को करवाना, तो इसमें भी टीचर को दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब उसको फिर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो ये सबसे आसान तो होगा नहीं। विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करना, मतलब जब बच्चे को सीखने के लिए आप कोई भी कार्य दोगे तो मतलब सॉरी दोगे तो उसमें भी बच्चे को आपको देखना पड़ेगा उसको, हाँ बच्चे ने अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्या, तो इसमें भी मतलब टीचर को आसानी नहीं होगी। फिर विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, मतलब आप उसको जानोगे समझोगे, ऐसा समझो। आसान पूछ रहा है उसका मतलब है कि सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, किसमें मतलब टीचर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों को सूचना देना, बेसिकली कोई भी नियम मतलब आपने पाठ पढ़ाया उसके बारे में बता दिया, हो गया ख़त्म काम, तो यही सबसे आसान हो जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है, इसमें मतलब सबसे कम पूछा है, मतलब आसान का मतलब उसके होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए आज तो 1 ही सारे लगता है आंसर रहेंगे हमारे, पहला वाला ही देखिए इसमें भी देख दिया गया है कि पहला ही होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम 13 पे। देखिए 13 दिया गया है
कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। मतलब पर्यावरण सीखने के लिए सबसे बेहतर तरीके से किससे बच्चा सीख सकता है, क्या किससे से, कार्यपत्रक से, मॉडल से, क्या चार्ट से। क्या चार्ट बना करके देखो, मतलब ईवीएस को मतलब समझने के लिए कैसे हम उससे जुड़ेंगे, जितना ही अपने प्रकृति से जुड़ते जाएंगे उतने अच्छे से हम लोग सीखते जाएंगे। तो ये तो इससे उतना बेहतर नहीं सीख पाएगा। फिर मतलब मॉडल से वही जैसे चार्ट हो गया वैसे मॉडल बना करके, मतलब ठीक है लेकिन उतना बेहतर नहीं सीख पाएगा। फिर कार्यपत्र कोई भी मतलब कार्यपत्रक बना के उससे बच्चा सीख, तो इससे भी बेहतर तरीके से मतलब सीखेगा, उतना बेहतर नहीं होगा। फिर देखिए चौथा दिया गया है किस्से कहानियाँ। हाँ, जो बच्चों को मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको किस्से कहानियाँ बहुत पसंद होती है। तो जो क्या पर्यावरण में कैसी घटनाएं हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, तो इसके बारे में हम लोग उसको कहानियाँ बताएंगे तो वो बच्चे मतलब बेहतर तरीके से सीखेंगे और उनको उनका मन भी लगेगा उसको समझने में। फॉर एग्जाम्पल मान लो थोड़े समय बीत गए, उसके बाद हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हो, हमें उनको कोरोना के बारे में पढ़ाना है, तो हम लोग कैसे उसको कहानी के माध्यम से अच्छे से बताएंगे, हाँ ऐसे एक समय था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो मतलब बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा हुआ था, तो हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये तो उनको मतलब ऐसे किस्से कहानियों में मतलब इंटरेस्ट आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं 14 पे। तो देखिए 14 दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संपादित किया जाएगा। मतलब बोल रहा है कि जो पर्यावरण की कक्षा है उसमें मतलब विद्यार्थी क्या क्या करेंगे जिससे मतलब बेहतर तरीके से सीखेंगे, और मतलब क्या विद्यार्थियों द्वारा किया जा सकता है सबसे अच्छा। क्या चित्रकला और शिल्पकला, या एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन, या पाठ का स्पष्ट सारांश। मतलब अगर बच्चे का पाठ का स्पष्ट सारांश बता दिए, हाँ चैप्टर पढ़ा उसका मतलब पूरा मीनिंग बता दिए, हाँ ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो इससे बेहतर होगा। या गृह कार्य जो दिया था उसका टीचर ने आकलन कर लिया, वो हो गया। या कोई अलग अलग सबको कार्य दे दिया, इससे हो गया क्या, चित्रकला है और शिल्पकला। तो देखिए सबसे बेहतर जो हमारा दिख रहा है वो पहला ही दिख रहा है, चित्रकला और शिल्पकला। मतलब बच्चे कोई भी चित्रकला बनाएंगे, फिर वो मतलब कोई भी मिट्टी के खिलौने, क्ले के खिलौने, तो उससे मतलब उसका जो अंदर की मतलब क्या बोलते हैं ना, क्या मतलब जो भी उसकी क्यूरियोसिटी होगी, और जिससे मतलब बच्चे अच्छे से अपने मतलब विचारों को मतलब व्यक्त कर पाएंगे, अपने मतलब भावनाओं को, तो वो चित्र के माध्यम से, शिल्पकला के माध्यम से मतलब बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इससे मतलब बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे भी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 15 पे। देखिए 15 दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। मतलब जो ईवीएस की कक्षा है उसमें विद्यार्थियों का किसका अवसर मिलता है, क्या प्रश्न पूछने का, परिभाषा लिखने का, अवधारणाओं का कथन देने का, या वर्णन करने का। तो देखिए सबसे बेहतर होगा कि मतलब पर्यावरण अध्ययन जो भी सीख रहा है तो बच्चा उसमें मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रश्न पूछने का उसको बार बार अवसर मिलता है, तो वो बच्चा मतलब अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बेसिकली जो 15 क्वेश्चन पैडागॉजी होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब सारे सेट में हम लोग 15 नंबर के पैडागॉजी को ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगे, और लगे तो आप लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाए थे, वो कारण थोड़ा था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो बाकी नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़िए। थैंक यू गाइस।